नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत की हर जानकारी के साथ मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। क्या मायावती के साथ जाएंगे ओवैसी? आप पार्टी की एंट्री से किसका होगा घाटा? उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी क्या कुछ कहती है? ये तमाम सवाल हैं और तमाम जानकारी के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है आज कि ओवैसी बिहार में 5 सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन की बात भी यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि गठबंधन बसपा पार्टी से हुआ था बिहार में और अब उत्तर प्रदेश में भी वही गठबंधन कायम रहेगा या नहीं रहेगा? मायावती गठबंधन करती हैं नहीं करती हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करते हैं तो सपा के साथ बसपा का गठबंधन हुआ था, वो चल नहीं पाया था। लेकिन ये गठबंधन अगर होता है तो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं और उन सभी सवालों के जवाब लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो भारती, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से ओवैसी बिहार में 5 सीट जीत चुके हैं, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अपने कदम रख रहे हैं, तो यहां पर कुछ चहलकदमी उनकी हो रही है जिसकी वजह से सियासी गलियां लगातार गर्माती जा रही हैं? बिल्कुल प्रद्युम्न, पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अब वो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, और साथ ही अब ओवैसी और मायावती यानी कि बीएसपी और एआईएमआईएम की जो समीकरण देखा जा रहा है और विशेषज्ञों द्वारा कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों पार्टी जो है आपस में गठबंधन करें। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, इससे पहले जो बीएसपी और एसपी का जो गठबंधन हुआ था, उससे पहले एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, इन सभी गठबंधन में कुछ भी नहीं चल पाया। और पुरानी अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से हर राज्य में अपनी पैठ जो है वो बनाती चली गई है और बना रही है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के काम भी जो है इस बार जो उन्होंने किए हैं वो अपने आप में मानने वाले हैं। ये राम मंदिर का मुद्दा जो है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इन्हें। बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत तो बिल्कुल पड़ने वाली है। लेकिन भारतीय गोवा, पंजाब, दिल्ली तक सीमित रहने वाली पार्टी आप पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में कूद गई है और अपना जो वर्चस्व की लड़ाई यहां पर चल रही है लगातार। बसपा की बात करें तो उनका वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसे में भीम आर्मी है वो बीच में आ चुकी है, चंद्रशेखर का नाम भी अव्वल उसमें गिना जाने लगा है। लेकिन ऐसे में आप पार्टी भी अब ये बात बोल चुकी है कि 2022 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम बसपा या फिर भाजपा सपा सबको हटाने के बाद हम यहाँ पर राज करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है वो ही उत्तर प्रदेश में लाने की बात की जा रही है। देखिए, दिल्ली और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनता अलग अलग है, सोच अलग अलग है। वहां पर ग्रामीण लोग जो है वो ज्यादा हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जातिवाद और इन सब चीजों पे ज्यादा अक्सर देखा गया है कि ये एक अलग तरीके का माहौल वहां पर इलेक्शंस के टाइम पे देखा जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का वहां पर अपना वर्चस्व जमाना बहुत मुश्किल रहेगा। और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है जिसमें कि मोहल्ला क्लिनिक आ जाता है या बिजली की फ्री सुविधा जो है वो तमाम ऐसी चीजें आ जाती हैं, वो उत्तर प्रदेश में लागू करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका नजरिया अलग है, इलेक्शंस को लेकर एक अलग ही वहां पर एक अलग ही तरीके की चीजें चलती हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि एक नई पार्टी जब उभरती है सालों साल, तो वो कोशिश करती है कि हर राज्य में वो अपनी पैठ जमाए। पर अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत ही हम जानते हैं प्रद्युम्न किस तरीके की है। देश की सियासत उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है, तो बहुत अहम हो जाता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को किस तरीके से यहां पर जो है वो उभारने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कठिन निर्णय तो लेने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे, लेकिन बाहरी कैसे पड़ेंगे उन पर? क्योंकि यहां पर दलित और मुस्लिम समाज का जो फैक्टर है वो यहां पर काम करने वाला है। अगर बसपा से गठबंधन होता है तो दलित समाज ऑटोमेटिकली ओवैसी को सपोर्ट करेगा और मुस्लिम समाज तो ओवैसी को सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि जो उनकी छवि है कट्टर मुस्लिम की छवि उन्होंने बना रखी है अपनी। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो हर किसी से वो वाकिफ है कि वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनके बयान भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। तो भारतीय जिस तरीके से उनके जो बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से की जाती है, तो ऐसे में जो मुस्लिम और दलित फैक्टर जो माना जा रहा है वो काम कर पाएगा? क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो बसपा को ही वोट देते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी बसपा को वोट देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बात। और इसमें एक चीज मैं और ऐड जरूर करना चाहूंगी कि सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टी जो है वो अल्पसंख्यक दलित समाज के जो वोट होते हैं और साथ ही मुस्लिम वोट हैं, इनके ऊपर आश्रित हैं। ये हमने साफ तौर पर देखा है कि दोनों पार्टी जो है वो जब चुनाव लड़ती है तो दोनों में ही ये खींचातान रहती है कि मुस्लिम समाज के वोट कौन सी पार्टी लेगी। लेकिन ऐसे में बीएसपी के साथ अगर ओवैसी की पार्टी यानी एआईएम जुड़ती है तो बिहार की तरीके से उम्मीद की जा रही है जीत
की बात अगर हम करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रद्युम्न। लेकिन अगर जीत की बात को अगर हम छोड़ दें, पार्टी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, गठबंधन मिलके कैसी परफॉर्मेंस देता है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है वो अच्छे वोट ये बटोर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ दलितों के बल्कि मुस्लिमों के जो वोट हैं वो भी इनको मिलेंगे। तो ऐसे में बहुत हद तक ये चीजें पॉसिबल हैं कि दोनों बहुत अच्छे वोट जरूर बटोर लें। लेकिन जीत को लेकर अगर हम बात करें तो ये जरूर डाउटफुल है, बल्कि डाउटफुल तो क्या ही कहेंगे, क्योंकि भाजपा का जिस तरीके से वर्चस्व है बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन दलित और मुस्लिम फैक्टर मायावती खेल पाएंगे इस बार क्या? क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रद्युम्न, अगर हम मायावती की बात करें तो बीएसपी जिस तरीके से अब उभर रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब इस पार्टी में कोई बड़ा नेता रहा नहीं है, सिर्फ मायावती हैं, और ऐसे में उनके जो भतीजे हैं, यानी कि वो बहुत युवा नेता के तौर पर जो है वो अब उभरने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाएगा कि वो अपने आप को कितना जो है वो स्थापित कर पाते हैं, और साथ ही मायावती किस तरीके से, अगर ये गठबंधन होता है एआईएमआईएम का और साथ में बीएसपी का अगर गठबंधन होता है, तो किस तरीके से मायावती इसका लाभ उठा पाती हैं, और एआईएमआईएम किस तरीके से अपने आप को यूपी में काबिज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये राजनीति यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, आज कुछ और है कल कुछ और हो जाता है। क्योंकि जब हमने सपा और बसपा का गठबंधन देखा था तो पहले बड़ा ही बुआ और भतीजा हो रहा था, लेकिन जब वो गठबंधन टूट गया था तो फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहां पे एक बार फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से 5 सीट के दम पर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो वोट जरूर, अगर वो जीतते नहीं है तो भाजपा के वोट कटेंगे, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से भी भाजपा को इस बार नुकसान जरूर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये फायदा पहुंचाएगा और पार्टियों को? बिल्कुल, ये एक रीजन हो सकता है प्रद्युम्न, अगर हम बात करें तो। लेकिन भूलो मत कि मंदिर का निर्माण भी वहां पर हुआ है, और मंदिर निर्माण एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक लंबे समय से चलता हुआ आया है। तो ऐसे में, क्योंकि मंदिर की नींव जो है वो रखी गई, तो ऐसे में ये अहम मुद्दा जो है वो होगा, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस मुद्दे के साथ ज्यादा उभरेंगे। और रही बात किसानों की, तो किसानों का जो मुद्दा है वो अभी है, और इसको लेकर जरूर बीएसपी भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, एआईएमआईएम भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जो है अहम ये मुद्दा उनके लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा जरूर भारी पड़ सकता है। लेकिन ऐसे अभी हाल ही में ऐसे कई मुद्दे हुए हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो सकता है और पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। बसपा की अगर बात करते हैं तो कुछ चंद नेता वहां पर बचे हुए हैं जिसकी बदौलत वो अभी बसपा टिकी हुई है। मायावती की बात करते हैं तो एक दिग्गज चेहरा वो रही हैं और आगे भी रहने वाली हैं, क्योंकि और कोई चेहरा उनके पास है नहीं है। अगर ओवैसी का उनको साथ मिल जाएगा तो जो वर्चस्व की लड़ाई लगातार चली आ रही है इन पार्टियों के बीच में कि अपनी वर्चस्व बनाना है, हमको ये गद्दी चाहिए, तो उस गद्दी में काफी मदद ओवैसी उनको कर सकते हैं। लेकिन 5 सीट वहां पे जीते तो यहां पर कितनी सीट की गुंजाइश लग पा रही है? देखिए, अगर हम मुस्लिम समाज की और दलित समाज की बात करें तो एक तरीके से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में है। बिल्कुल नहीं, वो है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन 110 से 120 सीटों का जो समीकरण लेके चला जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये जो एक समीकरण है, इससे ये डिसाइड हो जाता है कि दलित समाज किसको वोट दे रहा है और मुस्लिम समाज किसको वोट दे रहा है। तो इतनी सीटों का आकलन हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो न सिर्फ बीएसपी और एआईएमआईएम बल्कि एसपी के साथ भी रहता है, और अब क्योंकि एसपी और बीएसपी साथ में नहीं है, तो एसपी अगर अकेले लड़ती है तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे में प्रद्युम्न, एक चीज जरूर सामने है कि वोट कटने बिल्कुल अहम है। बसपा के, भाजपा के भी वोट कटेंगे, कांग्रेस के भी वोट कटेंगे, और मुस्लिम समाज के, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी की तरफ जो है वो मुस्लिम वोट शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में बीएसपी और एआईएमआईएम दोनों के वोट जो है वो डिवाइड कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में अब आप भी बीच में आ गई है। आप पार्टी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जो दिल्ली मॉडल में हमने पानी बिजली मुफ्त किया है, उत्तराखंड में भी वो इसी पर राजनीति कर रही है, और वही राजनीति अब उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर दिल्ली में पढ़ा लिखा समाज ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी वहां पर अहम जो किरदार है वो निभाता है। तो वो लोग इससे प्रभावित हो पाएंगे, क्योंकि जब बिजली और पानी की जो सुविधा है वो मुफ्त में मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी तो फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल प्रद्युम्न, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फर्क पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने एक बात और कही थी कि जातिवाद, यूपी की राजनीति में जातिवाद ना हो तो फिर क्या ही यूपी की राजनीति, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जातिवाद को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, अब पानी बिजली जो है वो उसको उतना तवज्जो मिलेगा, लेकिन इतना नहीं जितना राम मंदिर को मिलेगा, जितना वहां पर बनने वाली मस्जिद को मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक लंबा मुद्दा जो मंदिर का और मस्जिद का होते हुआ आया, ये मुद्दा जो है वो भारी पड़ेगा जरूर। और आम आदमी पार्टी अभी जो है वो उतनी डेवलप पार्टी नहीं है, अभी उतनी ज्यादा सक्रिय पार्टी नहीं है। बेशक वो गोवा में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर चुकी है भी, लेकिन फिर भी
अगर हम भाजपा की बात करें, अगर हम बीएसपी एसपी की बात करें या एआईएमआईएम की भी बात करें, तो इन सब से अगर कंपेयर किया जाए तो प्रद्युम्न ये उम्मीद बहुत कम लगाई जा सकती है कि आम आदमी पार्टी कहीं पर भी टिक पाएगी। बिल्कुल, लेकिन 5 सीट वो वहां पर जीते थे, तो ये उम्मीद भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ सीट तो वो जरूर निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जैसा भी डिस्कस किया कि आम आदमी पार्टी, माफ कीजिए, एआईएमआईएम और साथ में बीएसपी का अपना वोट बैंक है दलित समाज, एआईएमआईएम का अपना वोट बैंक है मुस्लिम समाज, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो वोट तो जरूर बटोरेंगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वोट बटोरना और जीतना दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी ना, क्योंकि अगर भाजपा को ये चीज दिख रही है कि ओवैसी आ रहे हैं और मायावती फिर उभरेंगी, तो भाजपा उसके लिए फिर कुछ ना कुछ एक तरीके से रणनीति बनाएगी। लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, सभी जानते हैं किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहे हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ जाकर वहां पर जरूर अपनी रैली करते हैं। और यही रीजन है कि योगी आदित्यनाथ का जो इंप्रेशन है लोगों के ऊपर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, लोगों के सामने उनका जो इंप्रेशन पड़ा हुआ है वो एक अलग लेवल का है। उसको लेकर जो राजनीति होती है, जिस तरीके से, हालांकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो विपक्षी दल के लोग बोलते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। और बीजेपी की जब बात की जाती है, इलेक्शंस की जब बात की जाती है, तो जहां प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी साथ में, ये 3-4 जो लोग हैं, इन 3-4 लोगों की एक रैली ही काफी होती है। हम सभी जानते हैं बंगाल में जिस तरीके से रैली हुई और किस तरीके से जो एक पार्टी के कितने नेता जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि उनकी कुछ रैली ही काफी होंगी। यूपी का इलेक्शन जो है, बिल्कुल रैली का आप जिक्र कर रही है, लेकिन आप रैली ओवैसी की भी देखिए ना, वहां की जो रैली है, हैदराबाद का जो उनका क्रेज है, वो बिहार में भी थोड़ा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज ज्यादा है। ऐसे में जो और दल है वो जरूर बीजेपी से अभी बीते समय में अलग हो गए थे, तो उनका सपोर्ट भी मिल सकता है, लेकिन प्रद्युम्न, हैदराबाद और यूपी और बिहार बहुत डिफरेंस है। देश की राजनीति यूपी से शुरू होती है, हैदराबाद से नहीं शुरू होती है। और यूपी और हैदराबाद में जिस तरीके से मुस्लिम समाज है, यूपी में भी मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा है, लेकिन यूपी का जो मुस्लिम है वो जातिवाद और तमाम चीजें देखता है, और हैदराबाद में जो मुस्लिम है उनका नजरिया अलग है। हम जानते हैं कि ओवैसी का कितनी पैठ है हैदराबाद में, अभी वो पैठ बनाने में यूपी में उन्हें एक लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन ओवैसी ने इस बात का जिक्र तो अपने भाषण में कर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अब इन सब का सफाई करने वाले हैं हम। बिल्कुल, हालांकि ये तो हर राजनीतिक जो है वो ये बात बोलता है, हर पार्टी का जब एक नेता उभर कर आने की कोशिश करता है कहीं पर भी, तो ये बात जरूर रखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक लंबा वक्त जो है वो देखने की जरूरत है, एक समय, और अभी 2022 को आने में वक्त है प्रद्युम्न, तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अब अगर इन पार्टी का गठबंधन होता है तो एक लंबा समय, यानी कि 2021 पूरा निकालना और 2022 का भी कुछ समय, ये इतने वक्त तक भी पार्टी साथ में, आपको लगता है कि इतने वक्त तक भी ये पार्टी आपस में रह पाएगी? क्योंकि एसपी बीएसपी का आप देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, आप एसपी और कांग्रेस की हिस्ट्री देख लीजिए, तो कितने दिन ये साथ में टिके, तो बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि अगर आप गठबंधन करते भी हैं तो सिर्फ आपको वो गद्दी चाहिए, उसके लिए गठबंधन यहां पर होगा, लेकिन ये जरूर समय बता देगा कि ये गठबंधन अगर होता है तो ये टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई लगातार लंबे समय से यहां पर चलती हुई आ रही है। ऐसे में ओवैसी ने हिम्मत की है और साफ तौर पर उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, कोई भी नेता हो या कोई भी हो उसको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि अब ओवैसी और मायावती यहां पर एक बार फिर से राज करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया, लेकिन मायावती ने इस पर जरूर चुप्पी साध रखी है। तो वजह क्या है भारती, जब ओवैसी खुली उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि यहां पर भी वो गठबंधन करें, तो मायावती चुप क्यों है? देखिए, यूपी में बीएसपी का एक लंबे समय से बहुत अच्छा वक्त रहा है। एक वक्त था जब बीएसपी का डंका बोलता था। आज बेशक बीएसपी जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गई है, थोड़ा कम उनका इंटरफेरेंस दिखता है, लेकिन बीएसपी का एक वक्त था। तो बीएसपी का जब एक वक्त था, इतनी बड़ी नेता है मायावती, अगर हैदराबाद से उठ के कोई नेता, हालांकि ओवैसी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हैदराबाद से उठ के अगर यूपी की राजनीति में कोई नेता आके उनको कहता है कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए और हम इस तरीके से पार्टी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी नेता की थोड़े से चोट तो लगेगी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अभी उस चीज को संभालने के लिए और उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मायावती को भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि उनको भी एक वक्त देने की जरूरत है, ताकि ये दोनों पार्टी मिलकर
कुछ ना कुछ जरूर जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्थापित कर पाए, क्योंकि एक जरूरत है कि एक नए तरीके से कुछ और पार्टी सामने आए, क्योंकि विपक्षी दल के नाम पर कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, चाहे वो यूपी की बात करें चाहे वो देश की बात करें, क्योंकि कांग्रेस का भी वर्चस्व जो है वो काफी हद तक नजर आ नहीं रहा है। तो बीएसपी अहम ये हो जाता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई ना कोई पार्टी सामने खड़ी हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा में मुलायम सिंह यादव भी एक दिग्गज नेता थे। अब तो खैर स्वास्थ्य उनका सही रहता है तो वो ज्यादा बाहर भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव स्टार प्रचारक वो भी हैं और जो युवा है वो काफी उनको पसंद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में भी ये चीज आ रही होगी कि निमंत्रण हमको ओवैसी की तरफ से क्यों नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन सही बात कही आपने कि उनको क्यों नहीं आया, पर क्योंकि बिहार इलेक्शंस हमने देखे, बिहार इलेक्शंस में वो दोनों पार्टी मिलकर यानी बीएसपी और एआईएमआईएम मिलके जिस तरीके से उन्होंने अपनी पैठ जमाई और किस तरीके से, बेशक वो जीते नहीं, उतना चीजें हो नहीं पाई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वोट बटोरे, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी का गठबंधन एक तरफ चल रहा है उसी पार्टी के गठबंधन से इस तरफ भी देखा जाएगा। और समाजवादी पार्टी बेशक से इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो अखिलेश यादव अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, या अब 2022 आने वाला है, एक लंबा वक्त है, तो जरूर अपनी चीजें सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिलहाल अकेले हैं। देखिए, मुलायम सिंह जब उस पार्टी में थे तो पार्टी का रुतबा अलग था। आज जब मुलायम सिंह पार्टी में पूरी तरीके से नहीं है, अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से उस पार्टी को संभाल रहे हैं, तो पार्टी का रुतबा आप देख सकते हैं कि अब एसपी कहां स्टैंड कर रही है। सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी का आज की डेट में क्या लेवल है और कहां पर है। तो मुलायम सिंह का हाथ होना और ना होना बहुत अंतर जो है वो दे रहा है पार्टी को। अंतर बिल्कुल दे रहा है, लेकिन एक बीजेपी पार्टी को तोड़ने के लिए इतनी पार्टी पीछे लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्टी नहीं टूट रही है। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर अपहरण की कोई वारदात हुई है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार पूरी कोशिश करती है कि उस पर रोकथाम लगाई जा सके, लेकिन रोकथाम नहीं हो पाती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर दे दिए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो ये नीति है, ये कितनी चल पाई ये तो हम देख ही रहे हैं। अभी हम कुछ समय पहले ही हम लव जिहाद के बारे में भी बात करें तो तमाम मुद्दे जो है वो सामने आते हैं। यूपी पुलिस की तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही देखने को मिलती है। तो इन सब मुद्दों को ये समझना बहुत अहम हो जाएगा कि आप सिर्फ नीतियां मत बनाइए। अगर आपको कायम रहना है, अगर आपको काबिज रहना है, तो आपको नीतियों को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि जो जनता है, जो यूपी की जो जनता है, वो आपको उखाड़ फेंकेगी, वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये फायदा जरूर उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है कि मोदी सरकार यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्टी की रैली करने आएंगे, जब वो खुद जमीन पर उतरेंगे और जब वो खुद लोगों से रूबरू होंगे, तो एक इंप्रेशन जरूर पड़ता है, चाहे जो हो जाए। और योगी आदित्यनाथ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर बाकी सभी स्टेट के जो राज्य मंत्री हैं, जो गृह मंत्री, माफ कीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं, उन सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो वो अपने आप में काफी है हर तरफ से जो है वो पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता, अमित शाह को ले लीजिए, जेपी नड्डा को ले लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ हो गए, मोदी जी खुद हो गए, तो ये तमाम नेता जब मिलकर पार्टी की जब रैलियां करेंगे वहां पर, तो यूपी का जो इलेक्शन है वो बहुत देखने वाला होगा। बिल्कुल देखने लायक तो जरूर होगा इलेक्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि आखिरकार भाजपा जरूर परेशान होगी। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे में अब आगे आने वाला समय क्या है वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की बात का जिक्र कर दिया गया है। अब मायावती इस पर उत्तर प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया देती हैं ये जरूर वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। यहां पर गठबंधन होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।